जी, तो इस स्लाइड में हमारे सामने है द कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड द वेरियस पार्ट्स ऑफ दिस मॉडल आर मेंशन्ड। इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है, लेकिन इसको हम मज़ीद डिटेल में देखते हैं कि स्पेसिफिकली इस मॉडल के क्या पार्ट्स हैं। सबसे पहले है सेंडर, एनकोडिंग द मैसेज, द चैनल, डिकोडिंग द रिसीवर, नॉइज एंड फीडबैक। आप इन पार्ट्स को रिलेट कर सकते हैं टू द डायग्राम ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। Sender initiates a message by encoding a thought. The message is the actual physical product of the sender's encoding. When we speak, the speech is the message. When we write, the writing is the message. When we show gesture, the movement of our arms and the expressions on our face are the message. So communication process का start होता है एक sender से जो कि एक message को एनकोड करते हैं। बेसिकली वो एक थॉट को एनकोड किया जाता है इनटू द फॉर्म ऑफ अ मैसेज, और मैसेज इज एक्चुअली दैट फिजिकल प्रोडक्ट। ये हमने बातें डिस्कस की हैं पिछले लेक्चर में, बट एक दफा फिर आपकी रिवीजन हो रही है कम्युनिकेशन प्रोसेस की। So message is actually that physical product which is in the form of the written words, the spoken words और the movement of our body parts जो कि उस मैसेज को शो कर रही है। जब हम बात कर रहे होते हैं तो जो अल्फाज हम इस्तेमाल करें वो हमारा मैसेज है। जब हम लिख कर कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो हमारी राइटिंग, हमारे लिखे हुए अल्फाज हमारा मैसेज हैं। और जब हम अपनी आंखों से या अपने हाथों की मूवमेंट से कोई बात एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो वो भी हमारे एक मैसेज को ही डिटरमिन करती है। The channel is the medium through which the message travels. The sender selects it, determining whether to use a formal or an informal channel. Formal channels are established by the organization and transmit messages related to the professional activities of members. They traditionally follow the authority chain within the organization. Other forms of messages, such as personal or social, follow informal channels, which are spontaneous and emerge as a response to individual choices. So इसके बाद जब एक मैसेज इनिशिएट हो गया, एनकोड हो गया, उसके बाद आता है वो मीडियम जिसके थ्रू मैसेज ट्रैवल किया जाएगा। अब वो मैसेज कैसे ट्रैवल होगा, या वो एक फॉर्मल चैनल होगा या एक इनफॉर्मल चैनल होगा, इसकी डिसीजन जो है वो सेंडर ने करनी होती है। फॉर्मल चैनल्स वो होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के खुद के इस्टेब्लिश किए गए होते हैं, और वो चैनल्स इसलिए इस्टेब्लिश किए जाते हैं ताकि जितने भी प्रोफेशनल मैसेजेस हैं उनकी ट्रांसमिशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर हो सके। इसके अलावा इनफॉर्मल मैसेज चैनल्स भी होते हैं जिनमें पर्सनल या सोशल मैसेजेस की ट्रांसमिशन हो रही होती है, लेकिन जो भी आप चॉइस इस्तेमाल करेंगे चैनल की, इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल हिमसेल्फ। जी, तो we continue with the communication process. The receiver is the person or persons to whom the message is directed, who must first translate the symbols into understandable form. This step is the decoding of the message. जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब मैसेज सेंडर से रिसीवर के पास पहुंचता है तो वो उसको डिकोड करता है। डिकोड इसलिए किया जाता है ताकि वो उन अल्फाज को या उन बॉडी मूवमेंट्स को समझ सके। Noise represents the communication barriers that distort the clarity of the message, such as perceptual problems, information overload, semantic difficulties, or cultural difficulties. Noise में वो सारे communication barriers आ जाते हैं जिसकी वजह से मैसेज सही तरीके से रिसीवर तक नहीं पहुंचता। कुछ नॉइज के जो बैरियर्स थे, कुछ एग्जांपल्स जो थी वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताई थी, और अब यहाँ पर थोड़ी सी और एग्जांपल्स भी हैं। जैसे परसेप्चुअल प्रॉब्लम की बात है, यानी कि जब आपकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट तरीके से होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि जब एक क्लास में भी एक लेक्चर डिलीवर किया जाता होता है तो हर स्टूडेंट अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहा होता है, लेकिन कभी कभार वो इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं होती। कभी कभी आपकी क्लास में और डिस्टर्बेंस होती है, शोर होता है, या इंफॉर्मेशन ओवरलोड होती है जिसकी वजह से आप उस मैसेज को सही तरीके से समझ नहीं सकते। इंफॉर्मेशन ओवरलोड का मतलब है कि जब बहुत जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन कम दौरानिए या कम ड्यूरेशन में आप तक पहुंचाई जाए, कि अभी आपको पिछली बात की समझ नहीं आई और उसके आगे फौरन से दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर दिया जाए,
तो उस केस में भी आप अपने जो मैसेज डिलीवर किया जा रहा है उसको अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते। सेमांटिक डिफिकल्टीज का मतलब है कि अगर आपको लैंग्वेज की डिफिकल्टीज है, जैसा कि हमने शुरू में एक एग्जांपल जर्मन लैंग्वेज की पढ़ी थी, कि अगर कोई ग्रुप में जर्मन लैंग्वेज में सारी कम्युनिकेशन कर रहा है और ग्रुप के बाकी मेंबर्स उस लैंग्वेज को नहीं अंडरस्टैंड करते, तो ये भी एक कम्युनिकेशन बैरियर है। और इसके अलावा कुछ कल्चरल डिफरेंसेस जो कि मुख्तलिफ हैं फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, उनकी वजह से भी कम्युनिकेशन बैरियर्स अराइज कर सकते हैं। The final link in the communication process is a feedback loop. Feedback is the check on how successful we have been in transferring our messages as originally intended. It determines whether understanding has been achieved. So feedback वो जवाब है जो कि आपको मिलेगा और उससे आपको पता चलेगा कि क्या मैसेज जो है वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया है और उसी तरीके से ट्रांसफर हुआ है जिस तरीके से आप उसको चाह रहे थे, यानी कि क्या उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड किया गया है जो असल में आपकी अंडरस्टैंडिंग थी। सो फीडबैक एक ऐसा लूप है कि जब सेंडर से मैसेज पहुंचा रिसीवर के पास, रिसीवर ने फीडबैक दी सेंडर को और फिर सेंडर ने उसी फीडबैक के रिस्पॉन्स एक और मैसेज या एक और फीडबैक रिसीवर को दी और यूं एक कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन का सिलसिला चल पड़ता है। जब आप इनको पढ़ें तो अपने सामने उस डायग्राम को जरूर रखें कम्युनिकेशन प्रोसेस की, सो दैट आप इन फैक्टर्स या इन की एक्टर्स को दोबारा से उस प्रोसेस के साथ रिलेट कर सकें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नाउ वी विल डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन किन डायरेक्शंस में फ्लो करती है। दो तरीकों से, वर्टिकली और लेटरली। और वर्टिकल डायमेंशन यानी कि वर्टिकल कम्युनिकेशन को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और एक है अपवर्ड कम्युनिकेशन। इनकी डिटेल्स अभी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ते हैं। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन की डायरेक्शन का मतलब है कि कम्युनिकेशन फ्लो कर रही है इन दी वर्टिकल डायरेक्शन। हम सब जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शंस किसको कहते हैं। वर्टिकल होता है, अगर आप इसको रिलेट करें विद दैट ऑफ द ग्राफ पेपर, तो वर्टिकल एक्सिस इज द वाई एक्सिस, ठीक है, जिसमें हम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप को कम्युनिकेशन को डिस्कस कर सकते हैं। और इसके अलावा लेटरल होता है जो कि आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, जो कि सेम लेवल पर यानी कि एक्स एक्सिस पर है। पहले हम ये देखेंगे कि वर्टिकल कम्युनिकेशन में डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, उनकी डिटेल्स देखते हैं। Communication that flows from one level of a group or organization to a lower level is downward communication. Group leaders and managers use it to assign goals, provide job instructions, explain policies and procedures, point out problems that need attention, and offer feedback about the performance. So downward direction का मतलब है कि communication ऊपर से नीचे flow कर रही है, यानी कि डाउन दी हायरार्की मूव कर रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक ग्रुप में रहते हुए जब अपर लेवल से लोअर लेवल पर कम्युनिकेशन आएगी वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाएगी। इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे आपके लीडर्स या मैनेजर्स अपने सबऑर्डिनेट्स या अपने एम्प्लॉइज के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। इवन अगर आपका कोई ग्रुप असाइनमेंट के लिए ग्रुप बनाया गया है और उनमें से आपका कोई ग्रुप लीडर है, सो व्हेन द ग्रुप लीडर इज गोइंग टू कम्युनिकेट विद रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, देन अगेन इट विल बी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्यों यूज की जाती है? इसलिए कि हर ग्रुप के मेंबर को या हर एम्प्लॉय को गोल्स असाइन किए जा सकें, उनको उनके टारगेट्स के बारे में बताया जा सके, उनको ये बताया जा सके कि उन्होंने क्या जॉब करनी है और कैसे करनी है, उनको जॉब से रेलेवेंट इंस्ट्रक्शंस दी जाए, कंपनी की पॉलिसीज प्रोसीजर्स के बारे में बताया जाए, और अगर कहीं वो कोई मिस्टेक करते हैं या उनसे कोई गलती होती है या कहीं काम में कोई प्रॉब्लम अराइज करता है तो उसको भी पॉइंट आउट किया जा सके, और इसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस के बारे में उनको फीडबैक दी जाए कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। The best communicators explain the reasons behind their downward communications, but also solicit communication from the employees they supervise. That leads us to the next direction, upward communication.
ठीक है। सो जब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की जाती है तो फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम ये देखें कि वो बहुत डिक्टेटिंग किस्म की कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी मोर ऑफ अ गाइडिंग काइंड ऑफ रिलेशनशिप। और जब भी गोल्स असाइन किए जाएं, जॉब इंस्ट्रक्शन दी जाए या कोई और काम जो है वो थ्रू डाउनवर्ड कम्युनिकेशन किया जाए तो उसका पर्पस एम्प्लॉयज को जरूर बताना चाहिए। एंड इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप उस कम्युनिकेशन का फीडबैक भी एम्प्लॉयज से लें। अगर आपने कंपनी के गोल्स या पॉलिसीज के बारे में उनको बताया है या एम्प्लॉय को टारगेट्स के बारे में या जॉब की इंस्ट्रक्शंस आपने दी हैं, सो यू मस्ट आस्क फॉर द रिस्पॉन्स एंड फीडबैक फ्रॉम द एम्प्लॉयज। जब एम्प्लॉयज अपर लेवल मैनेजर्स या लीडर्स को फीडबैक देते हैं, they also engage in a type of communication, but this time the direction of communication is opposite. This time it is not from the top to the bottom, instead it is from bottom to the top. Hence, this type of communication will be called upward communication. So, upward communication flows to a higher level in the group or organization. It is used to provide feedback to higher ups, inform them of progress towards goals, and relay current problems. Upward communication keeps managers aware of how employees feel about their jobs, co-workers, and the organization in general. Managers also rely on upward communication for ideas on how conditions can be improved. सो अपवर्ड कम्युनिकेशन वो है जो लोअर लेवल से अपर लेवल इन द ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन मूव होती है, यानी कि एम्प्लॉयज अपने मैनेजर्स या लीडर्स के साथ कोई डिस्कशन करते हैं। और क्या डिस्कशन हो सकती है? डेफिनेटली दे टेल देम अबाउट उनकी परफॉर्मेंस या जो कंपनी के गोल्स हैं उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है। अगर उनको उन गोल्स को पूरा करने में कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो वो उसके बारे में भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जॉब इंस्ट्रक्शंस में अगर उनको कोई क्लैरिटी चाहिए, उसके बारे में कोई कंफ्यूजन है, दे कैन आस्क फ्रॉम देम। और इसके अलावा जो टारगेट्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बट अपवर्ड कम्युनिकेशन का फायदा मैनेजर्स को इस तरीके से है कि उनको पता चलता है कि उनके एम्प्लॉयज कैसा फील करते हैं अबाउट द वर्क, अबाउट द जॉब दैट दे आर डूइंग, अबाउट देयर कॉलीग्स, अबाउट द कंपनी एंड द ऑर्गेनाइजेशन। और इसी इंफॉर्मेशन को ये मैनेजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। दे कैन इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयज। फॉर एग्जांपल, अगर एम्प्लॉयज से के थ्रू आपको पता चलता है कि आपके बाकी एम्प्लॉयज के अंदर कुछ अनरेस्ट या कुछ डिस्टर्बेंस डेवलप हो रही है ड्यू टू very strict policies or procedures, or maybe because the amount of increment they were expecting उनको वैसे नहीं मिल रही, या उनकी जॉब ड्यूटीज बहुत ज्यादा हार्श होती जा रही हैं, तो ये इंफॉर्मेशन मैनेजर्स को इन्हीं एम्प्लॉयज के थ्रू मिलेगी। और इससे पहले कि आपके एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा डिसहार्ट होकर या फ्रस्ट्रेट होकर आहिस्ता आहिस्ता कंपनी छोड़ने लग जाए, आपकी कंपनी का टर्नओवर रेट ज्यादा हो जाए, तो अगर कोई एम्प्लॉय आपको पहले से सिचुएशन के बारे में बता देता है तो इसका फायदा कंपनी को ही है, बिकॉज वो इस प्रॉब्लम के जानने के बाद उसको फौरन इस मसले को एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन दिस इज ओनली पॉसिबल अगर मैनेजर्स एनकरेज करें अपवर्ड कम्युनिकेशन। अगर वो अपने एम्प्लॉयज को हमेशा चुप रहने के लिए ही कह देंगे और उनसे फीडबैक को एनकरेज नहीं करेंगे तो उसका नुकसान कंपनी को ही है, बिकॉज दे विल be stay unaware of the inner situation of the employees and the company. Now we will talk about the other direction in which communication can flow, and it is lateral communication. मैंने आपसे कहा था जब सेम लेवल पर यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर यानी एक्स एक्सिस के ऊपर कम्युनिकेशन का फ्लो हो तो वो लेटरल कम्युनिकेशन है। इसका मतलब है जब कॉलीग्स के बीच में या उन मैनेजर्स के बीच में जो कि एक लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, जब कोई कम्युनिकेशन होगी तो वो लेटरल कम्युनिकेशन कहलाएगी। जब वर्क ग्रुप में अगर 6 या 7 मेंबर्स हैं और उनमें से 1 इज द ग्रुप लीडर, तो बाकी जो 5 मेंबर्स हैं उनमें जो कम्युनिकेशन होगी वो लेटरल कम्युनिकेशन कहलाएगी। लेकिन अगर आपके लीडर के साथ कम्युनिकेशन हो जाएगी देन इट इज गोइंग टू बी वर्टिकल कम्युनिकेशन। इसी तरह वो मैनेजर्स जो कि सेम जॉब के लेवल पर हैं जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे, again it is going to be lateral communication. Even अगर आपके all the directors who are working at the same cadre, they will also be
involved or engaged in the lateral communication. When communication takes place among members of the same work group, members of the work group at the same level, managers at the same level, or any other horizontally equivalent workers, we describe it as a lateral communication. Why is lateral communication needed if a group or an organization's vertical communications are effective? Lateral communication saves time and facilitates coordination. Some lateral relationships are formally sanctioned. सो वर्टिकल कम्युनिकेशन अगर एक ग्रुप में होती है तो फिर लेटरल कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों होती है? बहुत जरूरी है, बिकॉज वर्टिकल कम्युनिकेशन से तो आपको पता चलता है कि ये काम करने हैं, आपको इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती हैं। लेकिन जब ग्रुप के सेम लेवल के मेंबर्स आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं तो इससे उनकी कोऑर्डिनेशन बेहतर होती है और जितना टाइम उनको टारगेट या प्रोजेक्ट में कवर करने में लगता है वो कम लगता है। इमेजिन अगर आपके ग्रुप मेंबर्स जो हैं हर कोई इंडिविजुअली अपने लीडर से ऑर्डर लेता रहे और आपस में कोऑपरेट ना करें, आपके प्रोजेक्ट का एंड रिजल्ट उस तरीके से अच्छा हो ही नहीं सकता। सो बेसिकली जब आप आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं so it is going to save you time, it is going to improve the coordination and the end results of the project through cooperation। और इसके अलावा कुछ ऐसी lateral communication relationships भी होती हैं जो बाद में properly formally sanctioned हो जाती हैं। formally sanctioned का मतलब ये है कि वो कभी कभी आपके लिए जरूरी कर दिया जाता है that you have to interact with the group for good performance।